नमस्कार साथियों, मैं सरवण राज आपके अपने एनर्जी फुल क्लास इंस्टीट्यूट्स जोश नीट जेआरएफ पे आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम लोग मिशन जेआरएफ के अंतर्गत दिसंबर 2025 में जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ख़ास तौर पे हम और आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे कि ख़ास तौर पे जो एग्ज़ाम जो आगामी आने वाला है हर पहलू पर हम लोग काम करेंगे, पेपर वन और पेपर टू पर। पेपर वन इसीलिए क्योंकि पेपर वन के बिना जेआरएफ संभव नहीं है। पेपर टू इसीलिए क्योंकि पेपर टू जो है आपका विषय होता है जिससे आप एमए पास करते हैं या मास्टर्स करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि जोश नीट जेआरएफ आपके लिए दोनों तरफ से काम कर रही है। पेपर वन के लिए भी काम कर रही है और पेपर टू के लिए भी काम कर रही है। यदि किसी स्टूडेंट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में से भी कोई विषय है या हिंदी विषय है तो भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपना आने वाले भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। पेपर वन आप जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने 7 यूनिट प्रॉपर तरीके से, 10 यूनिट होता है पेपर वन में, 10 यूनिट में 7 यूनिट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। टॉपर्स के द्वारा सबसे रिकमेंडेड बुक जो केबीएस मदान, अंशु बाला मदान की जो बुक है उसका हम लोग संपूर्ण निचोड़ देने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स के तौर पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री हैंड लेक्चर के तौर पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपके आगामी जो एग्ज़ाम आने वाला है उससे अगर 5 दिन पहले भी इस पूरे क्लासेज के दिए बनाए हुए नोट्स को रिवीजन कर लेंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट एकदम से धुआं धुआं हो जाएगा। दूसरा, पीवाईक्यू 10 वर्षों का पीवाईक्यू कर रहे हैं जिससे क्या पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट दोनों मिलता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देता है। यानी मैं आपको याद कीजिए कि मैं आपको एक दिन बताया था कि बीसी का कॉन्सेप्ट, के फॉर नॉलेज, बी फॉर बिलीव और सी फॉर कॉन्फिडेंस, ये तभी आएगा जब आपके पास ज्ञान रहेगा और विश्वास जगेगा। इसीलिए आप कुछ भी करने से पहले आप एक बार प्रॉपर क्लास को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए देख करके अच्छे से। उसके बाद जो है आप अपना पीवाईक्यू कर लीजिए मेरे पास से, तो दोनों तरीका मिलेगा तो आपका निश्चित तौर पे जेआरएफ हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आज जानते हैं कि इससे पहले आज आईसीटी की लेक्चर हो रही है। आईसीटी का लेक्चर 5वां लेक्चर आज है। 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जाकर के सबसे पहले अगर यूनिट रिवाइज कर रहे हैं तो 4 वीडियो जो देखिए। अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो यूनिट 1 से लेकर के आज तक जितने भी लेक्चर हुआ है सभी को देखिए। दूसरी बात, जब आप आते हैं प्लेटफॉर्म पे, जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको मिशन जेआरएफ दिखेगा। मिशन जेआरएफ दिसंबर दिखने का मतलब ये है कि जेआरएफ के लिए हम लोग क्या है, प्रतिबद्ध है। यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको किसी भी हमसे जुड़ने के लिए, या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको लिंक, 4 लिंक दिया रहेगा। 4 लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आप देखिए किस प्रकार से क्लासेज एकदम से अपलोडेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जाइए अपना क्लास को क्या कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। दूसरा, जब कोर्सेज में आएंगे तो कोर्स को देखेंगे तो कोर्स में आपको यहाँ दिख रहा है कि लास्ट 60, क्योंकि 60 दिन से भी कम समय बचा है तो मेरा काम है कि आपको क्लास प्रोवाइड करवा देना। फ्री कंटेंट को आप यूज करना सीखिए क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो लास्ट 60 डेज जेआरएफ बैच है दिसंबर के लिए। जाकर के सारे क्लासेस को आप क्या कीजिए, यूज कीजिए। दूसरा, जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में तमाम हर वो कंटेंट दिखेगा जहाँ पर दिख रहा है आपको लास्ट 60 डेज वाला भी, जीरो से हीरो बैच भी, और आदिकाल, भक्तिकाल, जितनी भी चीज़ें दिख रहा है यहाँ पर आप उसको जाकर के एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं पीवाई की उससे सिलेक्शन तक का, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक। साथ ही आप जब जाएंगे तो पेपर वन के लिए कंप्लीट बैच मिल जाएगा। जाइए, एंजॉय कीजिए और क्लासेज कीजिए जिससे कि आपका अंतिम सिलेक्शन हो जाए। इस बार ये मान के चलना है कि ये एग्ज़ाम आपका अंतिम एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। आपको पता है कि हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था। आज जब देखेंगे एक बार अगर रिवीजन के तौर पे, तो जितने भी खासतौर पे हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास जो किए थे कि प्रकार के तौर पे, साइज के आधार पे या जो भी आकार के आधार पे, या सुपर कंप्यूटर हो या पीढ़ी के आधार पे, हम लोगों ने चारों पांचों पीढ़ी के बारे में देखा था कि किस पीढ़ी में किस प्रकार का। अच्छा, दूसरी बात, जो एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ सिस्टम का नाम, वो सिस्टम का नाम आपके जिह्वा पर रटा होना चाहिए। ठीक है, रटा रहना इसीलिए चाहिए क्योंकि आपसे वही एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि किस पीढ़ी का ये क्वेश्चन है, किस पीढ़ी का ये जो है सिस्टम है। ठीक है, तो आप जाइए इसको नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। चलते हैं आगे। हम लोग आगे की जब क्लास करते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के बारे में, डिफरेंट एंगल्स को देखेंगे जिससे कि आपके लिए आसान हो। नोट्स बनाना जरूरी होता है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो हटा देता हूँ जिससे कि आपको नोट्स बनाने में क्या हो, आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को लेकर के सबसे पहले क्या जानेंगे, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, ठीक है। जब कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि इस कार्य प्रणाली में कैसे कैसे काम करता है।
खासकर इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, और हर वो तमाम चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको पता होगा कि हमें यदि हार्डवेयर से कुछ करवाना हो तो उसके लिए क्या होता है, कंप्यूटर में कुछ लिखित निर्देश देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आपको पता ही है। आपको ये भी पता है कि दो चीज़ों को अगर डिवाइड कर दें, अगर हार्डवेयर के लिए बात करें, ये क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर का शरीर है, कंप्यूटर का शरीर है। और सॉफ्टवेयर की बात करें, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ये आपको पता है, जो कोई भी निर्देश देकर काम करते हैं। अब खास तौर पे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जो हम लोग बांट के देखते हैं, ये समझिए कि सबसे पहला जो जरूरी की चीज़ें होती है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं ओएस। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कि प्रकार क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। यानी हार्डवेयर को प्लस सॉफ्टवेयर को प्रबंधन करने का काम करता है। ठीक है, प्रबंधन करने का काम करता है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। जैसे कुछ उदाहरण देखें तो आप समझ जाएंगे। जो MS विंडोज़ है, आप इसको रख सकते हैं। जो विंडोज़ XP है, इसको रख सकते हैं। ये सब याद रखिए। लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उबंटू हो गया, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये सब याद रखना है, सभी मैं बता दिया हूँ। जितने भी आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, सारे चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उसको देखते हैं। क्या होता है इनपुट डिवाइसेस? सबसे पहले जानना है कि यह क्या होता है। यह होता है एक प्रकार का विद्युत यांत्रिक उपकरण है। विद्युत यांत्रिक उपकरण है, ये सबसे पहला जान लिए। ये क्या करता है, डेटा और अनुदेशों का, इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करके उन्हें कंप्यूटर के प्रयोग के लिए योग्य बनाता है। ये बात आपको पता ही है। खास तौर पे कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं कि वो क्या करें। कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, देने में काम आता है इसका। ये निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी CPU तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, CPU तक पहुंचाते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल की बात करो तो कीबोर्ड हो गया, कोई भी डेटा को टाइप करते हैं कीबोर्ड से ही करते हैं। माउस होता है तो क्या करते हैं, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करते हैं। गेम खेलना हो तो जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं, कि लेफ्ट घूमो राइट घूमो, कुछ भी करो, पीछे हो। ट्रैकबॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, ठीक है, खासकर टच स्क्रीन हो गया, ठीक है, डिजिटल कैमरा हो गया, ठीक है, डिजिटल कैमरा हो गया। स्कैनर ले लीजिए, स्कैनर हो गया, स्कैनर ले लीजिए। डिजिटल टैबलेट की बात करेंगे तो टैबलेट ले लीजिए, टैबलेट हो गया, ठीक है। बारकोड स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर बोलते हैं। OMR जिसको बोलते हैं OMR ले लीजिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR ले लीजिए,
MCR ले लीजिए, ATM ले लीजिए, आदि सब क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब देखते हैं हम एक चीज़ को, जो सबसे ज़्यादा मस्तिष्क कहे जाने वाले CPU बार बार आपने चर्चा सुना होगा, हम उस CPU को देखते हैं भाई। सबसे ये कौन सा चिड़िया है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जिसको बोलते हैं। निर्देशों के अनुसार डेटा पर अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं की जाती है, आपको पता है, डेटा पे, ताकि इसको सूचना में क्या हो, परिवर्तित किया जा सके। इसका हिंदी नाम क्या होता है? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, जिसको आपने देखा है ना अभी, वही चीज़। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर 2 प्रकार के काम होते हैं, वो आपको पता है। अंकगणितीय क्या होता है? अंकगणितीय प्लस तार्किक, लॉजिकल और अर्थमेटिकल दोनों काम होता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल ALU बोलते हैं, ठीक है, इसी लॉजिकल दोनों काम आते हैं। अंकगणितीय प्लस तार्किक गणनाएं होती है CPU के द्वारा, ठीक है। ये बात आप समझ में गए। जितने भी डिवाइस है, सभी डिवाइस, खास करके सभी डिवाइस, उपकरण जो है, जैसे जितने भी आपने नाम सुना, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सब इसी से जुड़ा, सभी डिवाइस इससे जुड़े होते हैं। ये बात आप समझ। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? मस्तिष्क बोलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं इसको। खासकर इसका मुख्य कार्य निर्देश के अनुसार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। काम क्या है? जो निर्देश मिला, निर्देश के अनुसार कार्य को क्रियान्वित करना, जो कहा गया वो कर देगा। इसके अलावा एक कंप्यूटर के सभी भाग, जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस कार्यों को भी संनियंत्रित करने का काम करता है। ये बात आपको पता है। इसके खासतौर पे 3 भाग होते हैं, मुख्य जो होता है 3 भाग होता है। क्या होता है 3 भाग? वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहला होता है ALU, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है मेमोरी, ठीक है। तीसरा क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। आपने ये देखिए, तीनों का नाम सुन लिया ना। CPU, अभी CPU से बार बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए बार बार मस्तिष्क वाला जो चर्चा है ना यहाँ पर, जो आपने सुना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपसे कभी भी पूछ देगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, तो CPU को बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो आपने यहाँ देखा 3 भाग कौन कौन? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम करता है, तार्किक और अंकगणितीय, मेमोरी इसमें रहता है भाग में, और कंट्रोल यूनिट होता है। अब हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा होता है। क्या होता है? कंप्यूटर के जो मुख्य घटक के तौर पे देखेंगे ना, तो एक बार हमको जानना जरूरी है कि किसे ये जुड़ा कैसे है आखिर, ठीक है, ये जुड़ा हुआ कैसे है। देखिए, ये मान लो क्या है, इनपुट यूनिट है, ठीक है। इनपुट यूनिट क्या किया? इंस्ट्रक्शंस दिया। ये मान लेते हैं CPU का पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये यहां पर क्या हुआ कि एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और यहां पर मेन मेमोरी है, ठीक है, मेन मेमोरी हो गया। और यहां पर क्या है? कंट्रोल यूनिट है। समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। ये क्या किया है, ये इधर से ये इनपुट दिए हम, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इधर से ये कंट्रोल कर लेता है, इधर से ये कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक वाला इसको मेन मेमोरी से जुड़ा हुआ है,
और मेन मेमोरी किससे जुड़ा हुआ है? अर्थमेटिक से जुड़ा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं कुल मिलाकर के ये जो ब्लॉकेज बना हुआ है बंधा होता है, ठीक है। और ये इतना क्रियाकर्म होने के बाद क्या देता है? आउटपुट देता है। आउटपुट हम लोग को दे देता है। अब इसको जब बात करेंगे, इसमें जो कुछ स्टोरेज के तौर पे आता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। क्या बोलते हैं? इसी से जुड़ा होता है, सीपीयू से स्टोरेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज इसी से जुड़ा होता है। आप कुल मिला के समझ गए होंगे कि इनपुट और आउटपुट सीपीयू के बीच में किस तरीके से क्रियाक्रम होता है, आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एएलयू के बारे में समझ लेते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट के बारे में। सबसे पहले बात तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जानते हैं कि ये यूनिट डेटा पर काम करता है। किस पर काम करता है? डेटा पर अंगणितीय जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करना होता है एएलयू के माध्यम से हो जाता है। लॉजिकल ऑपरेशन भी कर लेता है ये, ठीक है। जो मेमोरी खास करके डेटा प्राप्त करता है, जो मेमोरी डेटा प्राप्त करता है और खास प्रोसेसिंग के पश्चात मेमोरी को सूचना जो भेज देता है, एएलयू के कार्य करने की जो गति होती है अति फास्ट होता है। ये जो फास्ट है ना, काफ़ी फास्ट होता है। इसमें खास कर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो जिसको बोलते हैं आईसी जिसको बोलते हैं होता है, जो बाइनरी अर्थमेटिक गणना करने में भी सक्षम होता है एएलयू। आपने क्या देखा? जोड़ घटाव, यहाँ पर हम लिख देते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग, तमाम चीज़ों की जानकारी जो है ना यहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक है। मेमोरी में आते हैं। मेमोरी की जब बात करेंगे तो कंप्यूटर जानते हैं वह स्थान जहाँ सभी सूचनाओं, आंकड़ों और निर्देशों का क्या है? भंडारण होता है, स्टोरेज रखा जाता है, ताकि क्या हो? आवश्यकता पड़ने पर आपको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए किसी दिन आपने क्या किया, आर्काइव में डाल दिया, तो आपने रिसाइकल बिन में डाला नहीं, आर्काइव में है, तो आर्काइव से फिर से आप क्या कर सकते हैं? आप लौटा सकते हैं उसको, ठीक है। पुनः प्राप्त कर, रिट्राइव कर सकते हैं, उसको ही मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस कर सकते हैं इसको। मेमोरी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मनुष्य में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में मेमोरी होता है। क्या होता है? कंप्यूटर में मेमोरी होता है। या मेमोरी किससे जुड़ा होता है? सीपीयू से जुड़ा होता है। इसका वर्णन अलग से भी हम लोग करें लेंगे, ठीक है। अब चलते कंट्रोल यूनिट में। आपने देखा कंट्रोल यूनिट को अभी, कंट्रोल यूनिट जो होता है ये हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये मेमोरी एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को भी निर्देशित करता है, और ये अंत में क्या करता है? कंट्रोल यूनिट आउटपुट देने का काम करता है। अब हम देखते हैं आगे कि इस सब के अतिरिक्त भी कुछ जुड़ा होता है क्या? बिल्कुल, इस सब के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त सीपीयू से क्या क्या जुड़ा होता है वो मैं बताता हूँ। इसके अतिरिक्त जुड़ा होता है रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर। दूसरा होता है मदरबोर्ड। मैं फिर बताऊंगा कि मदरबोर्ड क्या होता है। तीसरा होता है बस, ठीक है। चौथा होता है आउटपुट। क्लियर? अब देखिए, पहले बार रजिस्टर की बात करेंगे तो सीपीयू के जो भीतर उच्च गति या विशेष प्रयोजन वाली जो स्मृति इकाई होती है, मेमोरी यूनिट्स होते हैं, इसी को मेमोरी यूनिट्स को क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट्स को ही बोलते हैं रजिस्टर। यह रजिस्टर महत्वपूर्ण प्रोग्राम के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको पता है ये खासकर लघु सूचनाओं के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? लघु सूचना के भंडारण के लिए। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया होगा रजिस्टर का क्या काम है। अब आता है मदरबोर्ड के लिए। इसको कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड बोलते हैं, जिस पर सीपीयू मेमोरी स्थापित होते हैं। जैसे सीपीयू और मेमोरी दोनों क्या होता है? इसी पर स्थापित होता है, मदरबोर्ड पर ही। इस पर अतिरिक्त सर्किट बोर्ड स्थापित करने के लिए स्लॉट भी कहते हैं, जिनको अडेप्टर या कार्ड बोला जाता है। अडेप्टर, अतिरिक्त अगर मान लो एक्स्ट्रा लगाना हो, एक्स्ट्रा ऐड करना हो मेमोरी को, तो अडेप्टर, ठीक है। अडेप्टर का यूज करके हम लोग काम कर लेते हैं। अब आता है बस का। सभी जितने भी इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ने के लिए समानांतर तारें होती है। क्या होता है? तार। इनपुट
आउटपुट को जोड़ने के लिए जो है तार का यूज हो जाता है ना, तार का, जिसकी सहायता से डेटा दो दिशाओं में प्रेषित किया जाता है, उसी को बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। मतलब सीपीयू जैसे इनपुट देंगे तो सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से आउटपुट में जाएगा वो। अब बताओ आउटपुट, जो भी सीपीयू के अंदर में प्रसंस्करण हो गया, प्रोसेसिंग हो गया और इसका जो वांछित कुछ रिजल्ट आया, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट इकाई में यह वह उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से आउटपुट को उपयोगकर्ता द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा या रूप में जानते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करो इसके लिए, पहले तो मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट है, ये प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये क्या दिखाने का जो काम करता है, साउंड स्पीकर, ये सब क्या है? ये सब आउटपुट के तौर पे काम आता है। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है कंप्यूटर मेमोरी के तौर पे। क्या आता है? कंप्यूटर मेमोरी। अब समझिए, कंप्यूटर मेमोरी, जब कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जानना है कि ये भी क्या एक प्रकार का भौतिक डिवाइस है, उपकरण है। क्या भौतिक उपकरण है जो किसी भी प्रकार की जानकारी को अस्थायी और अस्थायी रूप में क्या करता है? संग्रहित करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। कोई भी डेटा हो, कंप्यूटर के उन हार्डवेयर हिस्सों को स्मृति कहा जाता है जिनका कंप्यूटर में तत्काल उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तत्काल उपयोग करने, कंप्यूटर मेमोरी। पर अब देखते प्रकार, इसी का प्रकार है। अब प्रकार देखिए, पहले तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर को समझना पड़ेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी में जब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग देखेंगे ना, तब आपको और समझ में आएगा कि इसका कैसे काम होता है मेमोरी के तौर पे। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है? ठीक है, जैसे एक होता है अस्थाई, जिसको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोलाटाइल बोलते हैं। एक होता है आपने सुना मोबाइल में कैश किया उड़ाया होगा, हटाना पड़ता है बार बार के मोबाइल को फ्री करने के लिए और ज़्यादा स्पेस के लिए, उसको भी आप फ्री कर। दूसरा एक होता है वोलाटाइल अस्थाई, वोलाटाइल, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब रैम रोम जो होता है, रैम रोम, ये सब हम इसी में पढ़ने वाले हैं। जब सेकेंडरी की बात करेंगे, सेकेंडरी में तो सेकेंडरी में भी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव। जो पेन ड्राइव सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय होता है, पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव जो है ना, इसी सेकेंडरी का पार्ट है। क्या है? सेकेंडरी का पार्ट है। बाकी हम देखते हैं, समझ में आ जाएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। अल्टीमेट हम लोग को क्या है, आपको समझना चाहिए कि कंप्यूटर मेमोरी से कितने प्रकार के क्या क्या चीज़ बनते हैं। अब आता है, सबसे पहले समझते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर समझते हैं, फिर पढ़ेंगे और अच्छे से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है, ये सबसे पहले क्या बोलते हैं? मुख्य मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर से इसकी सीधी पहुंच है। क्या है? कंप्यूटर से इसका, इसीलिए बोलते हैं हम कंप्यूटर से सीधी पहुंच। सीधा एक्सेस होता है इसका। इसके लिए एड्रेस या बसों मतलब तारों का प्रयोग किया जाता है। इस तक पहुंच यादृच्छिक रैंडम होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस होता है, रैंडम एक्सेस है। दूसरी तरफ जब आती है सेकेंडरी मेमोरी में, ये बाह्य या अतिरिक्त होता है। क्या होता है? बाह्य या अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त मेमोरी होता है ये, लेकिन यह अस्थाई होता है। क्या है? नॉन वोलाटाइल होता है ये। इसका अर्थ यह है कि जब कंप्यूटर बंद भी हो तो इससे डेटा की पुनः प्राप्ति की जा सकती है। अस्थाई का मतलब क्या हो?
जब कंप्यूटर आपका क्या हो, बंद हो, फिर भी आप यूज कर सकते हैं इस डेटा को यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको सेकेंडरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी के साथ जो है ना, स्लॉट से जुड़ी होती है। ये किससे जुड़ी होती है? कंप्यूटर के स्लॉट से जुड़ी होती है। कंप्यूटर के साथ जो है ना, स्लॉट से जुड़ी होती है। और सेकेंडरी जो होती है मेमोरी, केबल्स की सहायता से जुड़ी होती है। कंप्यूटर के साथ जो है ना, केबल्स से जुड़ी होती है। आपने अभी क्या देखा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का जो है ना, आपने एक प्रकार का अंतर देख लिया कम शब्द में आपने इस अंतर को देख लिया कि कभी भी कोई पूछेगा कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में कुछ अंतर बताओ, तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट प्राइमरी मेमोरी में कि एक स्थायी होता है, नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, केच है, ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं। एक डेटा हम आपको तरीका बता देते हैं जिससे बहुत आसानी होगी समझने के लिए। इसको फिर व्याख्या कर लेंगे अंत में, क्या दिक्कत है। यहाँ देखो, मेमोरी है ये आपका। मेमोरी क्या किए, दो भाग में डिवाइड कर दिए। एक तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक, और ये क्या हो गया, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी। हो गया। प्राइमरी मेमोरी को आपने क्या किया, तीन भागों में डिवाइड कर दिया। एक को रखा आपने अस्थाई, एक को रखा कैश, मोबाइल समय आप देखोगे मिल जाएगा आपको। एक होता अस्थाई, ठीक है। अब देखो, ये जब आपने देखा कि जो नॉन वोलेटाइल था कौन था, अस्थाई मेमोरी, जो बाहर से हम लोग लगाते हैं, ये क्या होता है, जो होता है पहला रोम, पी रोम, ईपी रोम और ई रोम, ईईपी रोम। ये आप समझा। ये जो आपने देखा इसमें आता है, ये तो आप जानते ही हैं कि कैच होता है, ये बात आपको पता ही है, फ्री कर किया जाता है। वोलेटाइल में जब बात करेंगे तो आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये जो रैम होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डायनामिक रैम, क्या होता है, डायनामिक रैम होता है, और एक होता है स्टैटिक रैम होता है, ठीक है। समझो, आराम समझो, घबराने की बात नहीं है। अब हम इधर आते हैं, खास करके दूसरे वाले में, द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जिसको कहते हैं। ये होता है आपको फ्लॉपी डिस्क, एक होता है हार्ड डिस्क। इसी मैग्नेटिक चिप होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, सीडी रोम होता है, डीवीडी होता है, पेन ड्राइव होता है। क्या होता है, पेन ड्राइव होता है। आपने कुल मिलाकर क्या किया, इतनी चीज़ों को मेमोरी के अंतर्गत देखने की कोशिश किया कि मेमोरी का खाका कैसे बनेगा। आपसे कभी अगर मान लो सिंपल, अगर आपको एक सेकेंड में, अगर 1 मिनट के अंदर देखना हो तो इन चीज़ों को याद कर लो, ठीक है। तो आपके अंदर मेमोरी बन गया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रोम रैम क्या होता है, क्या होता है वो जान लिए, प्राइमरी का ही पार्ट है। द्वितीयक वाले में क्या है, फ्लॉपी होता है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक चिप टेप होता है, और सीडी रोम और डीवीडी पेन ड्राइव सभी
आपने ये देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि जब हम अगली कक्षा लेंगे तो प्राइमरी मेमोरी से लेकर जितनी भी चीज़ें बनेगा आपके लिए क्या किया जाएगा, वो बताया जाएगा कि किस प्रकार से एक एक चीज़ को लेकर के हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। क्या बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे कि पहला जो पार्ट है मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी का कितने भागों में डिवाइड हुआ है, वो डिवाइड हुआ है तो उसको रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, केज क्या होता है, सारा चीज़ के बारे में डिटेल्स क्या करेंगे, अध्ययन कर लेंगे हम लोग। दूसरा इधर वाला जो सेकेंडरी मेमोरी आप जो देख रहे हो, सेकेंडरी मेमोरी को भी बहुत अच्छे से एलिबोरेट कर लेंगे, जिससे कल के डेट में आपने देखना कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्या होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ पढ़ाई क्यों करते हैं, पढ़ाई इसलिए करते हैं गलती नहीं होने के लिए। जब गलती ही करना है तो फिर पढ़ना क्यों है भाई, तब तो फिर जाओ डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भर दो और एग्जाम में बैठ जाओ, हो जाएगा काम आपका। इसीलिए अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, तब जाकर के आप अंदर वो डेप्थनेस आएगा, वो क्लैरिटी आएगी और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ हम मिलते हैं पुनः नेक्स्ट कक्षा में। मन से पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए, जोश बरकरार रखिए, क्योंकि सफलता और असफलता में बस एक ही चीज़ है। कभी आपने सुना होगा कि हारा वही जो लड़ा नहीं, कभी आपने देखा है हारा वही जो लड़ा नहीं? तो हारा वही जो लड़ा नहीं, तो वो बात क्या आती है कि आप एक बार असफल होने के बाद थक जाते हैं, 2 बार होने के बाद थक जाते हैं, इसको कंटिन्यू बना के रखना पड़ेगा। आज के डेट में जिस हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, इस हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में एक बात तो आपको याद करना पड़ेगा कि अपनी सीट को छीननी पड़ेगी आपको। आप जब चाहेंगे कि सामान्य तरीके से बहुत कम मेहनत करके और कम चीज़ें बिना कुछ किए मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता मिलने वाला है, क्योंकि आपको अपनी सीट बनानी पड़ेगी, जगह बनानी पड़ेगी। चाहे वो महात्मा गांधी हो, सिकंदर हो, जो भी जितने भी राजा महाराजा हुए पौराणिक, आप इतिहास कभी पलट के देखना, जो लोग सत्ता में बने, चाहे अशोक, महान राजा अशोक बोलते हैं ना, अशोक को ले लो, सत्ता में बनने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को ले लो, अपने भाई को मरवाता था, कैसे कैसे क्या होता था, कुल मिलाकर क्या देखा आपने। आज के दिन में क्या पॉलिटिक्स में नहीं हो रहा है क्या? पॉलिटिक्स में भी तो ये सब चीज़ें चल रही है। अपने अपोनेंट को क्या करते, मरवा दिया जाता है, या अपने अपोनेंट को हटाने के लिए कि क्या क्या पैतरानी अपनाता है। तो इसीलिए आपको अपनी सीट बनानी है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जोश निर्जार के साथ बने रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, पुनः क्लास में हम लोग मिलते हैं। इसी के साथ कुछ कुछ ऐसी ही बातचीत होती रहेगी हमारी आपकी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।